चलिए विस्तार से बात करेंगे, खबरों में आगे बढ़ेंगे। चित्तौड़गढ़ से एक बड़ी खबर जान लीजिए। पिता ने बेटे पर फायरिंग की है। जी हां, जिला चिकित्सालय के सामने फायरिंग हुआ है। बेटा घायल होकर सड़क पर गिरा है। पिता और सगे भाई पर फायरिंग का आरोप लग रहा है। घायल गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया है। प्रॉपर्टी विवाद का ये पूरा मामला जो है, मसला जो है बताया जा रहा है। पिता पर सारी संपत्ति हड़पने का भी आरोप। पिता ने मारने के लिए पंजाब से बाउंसर बुलाया था। एडिशनल एसपी की मौके पर कार्रवाई हुई है। आधी रात को अस्पताल के बाहर गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। पुलिस ने आरोपियों को नामजद किया है और आपको बताना चाहेंगे कि आरोपियों की तलाश में दबिश भी दी जा रही है। तो देखिए एक बार पुनः आपको बताते हैं। ऐसे यहां पर जो है चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर आ रही है। पिता ने बेटे पर फायरिंग किया है। जिला चिकित्सालय के सामने फायरिंग हुई है। बेटा घायल होकर सड़क पर गिर गया है और पिता और सगे भाई पर फायरिंग का आरोप लग रहा है। आज ये 3 दिन पहले मेरे से मिला शिरोड़ी जो रामपाल सोनी की माइंस है, उस माइंस को हम मिले। ये जो ठेके में माइंस चला रहा है, तो ये माइंस चला रहा है शिरोड़ी रामपाल सोनी की, उसकी वजह से दादागिरी कर रहा है ये, और पंजाब से गार्ड लाया है ये मेरे को मराने के लिए। 1 साल से लग रहा है मेरे को मराने के लिए। और 3 दिन पहले मैं इससे मिला। इसने मेरे को बोला कि ठीक है मैं तेरे को घर पे रखूंगा। और मैं आज होटल पे गया तो मेरे ऊपर इन्होंने हमला कर दिया और मेरे को घायल कर दिया। और इन्होंने फायरिंग भी की भवर सिंह ने, और इसका छोटा बेटा है देवेंद्र सिंह, इन्होंने फायरिंग की। सलमान मंसूरी हमारे साथ जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। सलमान, इनका तो साफ कहना है, आरोप है कि 3 साल से या 1 साल से जो है काफी सालों से यानी कि मारने की बात यहां पर कर रहा है। पिता चाहता है कि बेटा मर जाए, लेकिन आखिर ऐसा क्यों सलमान? क्या ये गुत्थी है, उसको जरा बताइए। देखिए बताऊँ, ये पूरा मामला इनका लंबे समय की प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है और इसी को लेके जो वीपी सिंह नरधारी हैं वो रात को जिला अस्पताल के सामने इनकी होटल है आराधना, वहाँ पहुंचे थे। इसी दौरान वहाँ पर जो है फायरिंग कर दी, उनके साथ मारपीट कर दी और जो आरोप लगाया है वो लगाया है उनके जो पिता है उन पे, उनके छोटे भाई के ऊपर। लंबे समय से ये विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा मामला हुआ है। चलिए ठीक है सलमान, धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब हम आगे बढ़ें। अजमेर से एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में पहले आप जान लीजिए। जहां अंधविश्वास में पिता का हमला हुआ है। तंत्र मंत्र के विरोध पर कुल्हाड़ी से वार किया गया। जी हां, नशे में पत्नी बेटा बेटी पर हमला हुआ है। हमले में सभी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। राजगढ़ सरपंच प्रतिनिधि पर हमले का आरोप है। ताऊ तांत्रिक का नृसिंह के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया गया। शोर सुन आसपास के ग्रामीण जो है मौके पर मौजूद हुए। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पिता सहित परिवार के सदस्यों पर एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। सदर थाना इलाके के चाट सरदारपुरा गांव में। मेरे पापा को खाना खाने के लिए करने के लिए गई थी, तो वहाँ पे सरपंच ये कमल और उसका पापा ओम प्रकाश ये और मेरे पिताजी तीनों ही पार्टी कर रहे थे, दारू पार्टी। इसको पता नहीं था, ये चली गई थी। तो जो पीछे घर के पीछे हमारी झोपड़ी बनी हुई, उसमें जाके ये आवाज लगाई कि पापा खाना खा लो। तो अंदर खींच लिया इसको और बोले कि मारेंगे आज को। तो मेरे जीजू बाके गए ना, तो उनको देख के इस पे कुल्हाड़ी से वार कर दिया। तो यहाँ इतना खड्डा हो गया यहाँ पे, ये चक्कर खा के गिरी। तो मेरे जीजू ऐसे उठाने के लिए गए ना, तो वो सरपंच प्रतिनिधि कमल, उसने डंडा लिया, जोर से उनकी सिर पे मारी। तो उनकी सिर पे इतनी गहरी चोटें आई है, बहुत गंभीर हालत में है वो। पवन अटारिया जुड़ गए, इसी पर और जानकारी देंगे। पवन, क्या ये पूरा मामला है, जरा बताइए। अंधविश्वास में पिता का हमला हो गया यहाँ पर, क्यों, आखिर कब से चल रहा है ये सब? जी बिल्कुल, देखिए परिवारजनों ने जिस तरीके से पीड़ित लड़कियों ने बताया है, और इसमें ये जानकारी निकल कर आ रही है, घटना है नसीराबाद के चाट सरदारपुरा गांव में अंधविश्वास और तांत्रिक क्रियाओं को लेकर जो सनसनीखेज घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार राजगढ़ सरपंच प्रतिनिधि कमल बालोटिया ने अपने ताऊ तांत्रिक बताए जा रहे हैं, वह नर्सिंग के साथ मिलकर तांत्रिक गतिविधियां की। विरोध करने पर शराब के नशे में जो पीड़ित बच्चियां हैं, उनके पिता ने कुल्हाड़ी और लाठियों से उन पर पत्नी पुत्र मनोज कुमार और पुत्री पर हमला कर दिया। हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पीड़ित जो जख्मी है पुत्र मनोज कुमार और बहन अंजू कुमार की रिपोर्ट पर यहाँ पर जो नसीराबाद के सदर थाना पुलिस है, उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और सभी घायलों का इलाज यहाँ पर जारी है। तो यहाँ पर पीड़ित बच्चियों ने ये भी बताया है कि जब वह जो सरपंच है और वहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि और उनकी पिता शराब पी रहे थे, और उनको मना करने पर, खाना खाने के लिए बुलाने पर पिता है जो उग्र हो गए और पास में ही रखे जो हथियार हैं, डंडे कुल्हाड़ी वगैरह, उनसे हमला करके बच्चियों
लड़कियों पर जो है जानलेवा हमला कर दिया। तांत्रिक ठीक है। गतिविधियों की अगर बात करें तो स्थानीय लोग पता कर रहे हैं कि किस तरीके की ये तांत्रिक गतिविधियां करते थे। चलिए ठीक है पवन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जयपुर की ओर चलें, बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। शहर के बड़े स्कूल में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। स्कूल के स्विमिंग कोच पर आरोप लगा है। 11वीं की छात्र के साथ छेड़छाड़ का मामला जो है ये सामने आया है, जरा सुन लीजिए आप। और हम आपको ये भी बताते चलें कि 11वीं के छात्र के साथ छेड़छाड़ का मामला है। छात्रा और स्विमिंग की ट्रेनिंग के दौरान छेड़छाड़ का आरोप है, यानी ट्रेनिंग देने के दौरान छेड़छाड़ का आरोप है। 10 साल से स्कूल में तैनात है स्विमिंग कोच। 2 साल से छात्रा को ये परेशान कर रहा है। मां की शिकायत पर स्कूल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। स्विमिंग कोच ने ट्रेनिंग देना बंद किया। छात्रा ने 2 साल पहले ही दर्ज कराई थी शिकायत, लेकिन उस पर कोई स्कूल प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई है। पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दर्ज हुआ है मुकदमा। और ग्राफिक्स के जरिए आपको जरा हम आइए कुछ तथ्य दिखाते हैं। सवाल हम जो पूछ रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर वो ये है कि आरोप लगने के बाद भी स्कूल ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। जब 2 साल पहले छात्रा ने शिकायत की थी तो एक्शन आखिर क्यों नहीं लिया गया। आखिर क्यों स्कूल ने 2 साल तक मामले को दबाए रखा। शिकायत के बाद स्विमिंग कोच को क्यों नहीं हटाया गया, हटा देना चाहिए था। क्या स्कूल प्रशासन ने जानबूझकर मामला दबाने की कोशिश की है। क्या स्कूल की प्राथमिकता बच्चों की सुरक्षा नहीं बल्कि अपनी छवि बचानी थी। और अगर स्कूल ने कार्रवाई की होती तो बच्ची को 2 साल तक मानसिक पीड़ा से बचाया जा सकता था। एनडीटीवी के कुछ सवाल और बड़े सवाल यह भी उठता है कि क्या स्कूलों में शिकायतों को दबाने का जो पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है क्या, उसकी श्रृंखलाएं बढ़ रही हैं क्या, वो आगे बढ़ रहा है क्या। नीरजा मोदी स्कूल में आयमारा की मौत के बाद भी क्या स्कूल ने कोई सबक नहीं लिया। जब बुलिंग की शिकायत पहले से की गई थी तब वहां भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हमारे साथ दीपक चावला जुड़े हुए हैं इस पर और जानकारी देने के लिए। दीपक, वही सवाल जो एनडीटीवी राजस्थान पूछ रहा है और बड़े ही प्रमुखता से पूछ रहा है कि नीरजा मोदी स्कूल में जो हुआ उससे तो कभी उसके बाद तो थोड़ी सबक लेनी चाहिए थी। जब यह बात थी 2 साल पहले कि स्विमिंग कोच जो है प्रताड़ित करते हैं तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया। और बिल्कुल देखिए, बहुत संगीन ये मामला है जहां पर एक नामी स्कूल जो कि बाजार नगर थाना इलाके के अंतर्गत में आती है, यहाँ पर स्विमिंग कोच है, अमरीश इसका नाम है। और इसने 2 साल पहले भी जो 11th क्लास की जो छात्रा है, अभी फिलहाल वो 11th क्लास में है, लेकिन इससे पहले 2 साल पहले आप अंदाजा लगता है कि वो 9th क्लास में ही रही होगी। तो उसके साथ यहाँ पर जो है अश्लील हरकत, छेड़छाड़ की वो लगातार जो है इशारे करता था, अश्लील हरकत करता था। तो उससे परेशान होकर जो छात्रा है उसने अपने परिजनों को बताया। फिर परिजन ने स्कूल में शिकायत की, प्रिंसिपल से भी मिले, लेकिन उसके खिलाफ कोई कठोर एक्शन नहीं हुआ, उसको नौकरी से नहीं हटाया गया। उसके बाद फिर दोबारा से अब जब वो वहाँ पर 10 साल से नौकरी कर रहा है स्कूल के अंदर और अभी भी वो वहीं पर है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बार बार शिकायत करने के बाद उसको नहीं हटाया गया, मामले को दबाने की कोशिश की। जब परिजनों को जब इंसाफ नहीं मिला तब जाकर उन्होंने जो है पुलिस की शरण ली है। क्योंकि अब इस खबर ये भी आ रही है कि इस ये जो कोचिंग अमरीश है जो कि स्विमिंग का कोच है, उसने और भी छात्राओं से इस तरह से हरकत की होगी। हालांकि जब ये गिरफ्तार होगा तब पूछताछ में यही बता पाएगा क्या किसने कभी ऐसा ट्राई किया है, क्योंकि अभी तक स्कूल से कोई छात्रा, इस छात्रा के अलावा और कोई छात्रा सामने नहीं आई है। लेकिन अब जब मामला दर्ज हो गया तो मान के चलते हैं कि और भी छात्रा जो है वो इंसाफ के लिए आगे आ सकती है। और इसके साथ ही अभी फिलहाल ये जो आरोपी है वो पूरी तरह से फरार बताया जा रहा है। इसके मोबाइल फोन जो है वो भी स्विच ऑफ है और ये अभी फिलहाल फरार है। अभी आज संभवतः आज जो पीड़िता है उसके बयान जो है वो लिए जा सकते हैं, फिर उसके बाद पुलिस की जो प्रोसेस है कार्रवाई का वो संभवतः जल्दी हो जाएगा, यानी कि गिरफ्तारी का जो प्रोसेस है वो हो जाएगा। इसकी तलाश के लिए टीमें गठित की गई है और ये फरार बताया जा रहा है अमरीश जो है। और बड़ी बात ये कि स्कूल की यहाँ पर लापरवाही जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली है। चलिए ठीक है दीपक, बिल्कुल जो अमरीश जो है वो फरार बताया जा रहा है। और आगे बढ़े, एसआईआर को लेकर बीजेपी कांग्रेस में वॉर पलटवार जो है वो देखने को मिल रहा है। एसआईआर पर कांग्रेस विधायक का बीजेपी पर हमला हुआ है। फर्जी तरीके से नाम कटवाने के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने कहा है कि फर्जीवाड़ा करने वालों पर दर्ज हो एफआईआर। ये रफीक खान कह रहे हैं। निर्वाचन आयोग पर भी साधा है निशाना, जरूरत पड़ी तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। रफीक खान के आरोपों पर बीजेपी का जवाब आ गया है। बाल-मुकुंदा जार्ज का रफीक खान पर पलटवार है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस सिर्फ 4 लोगों की पार्टी बनकर रह चुकी है। क्या कुछ कहा है दोनों ने, आइए जरा आपको एक करके सुना। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा कहना है बाल-मुकुंदा जार्ज। कांग्रेस विधायक और कांग्रेस के हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष खड़े हैं यहाँ पर, एक एडवोकेट भी है ब्लॉक अध्यक्ष। हम पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे। जिन आदमियों के फर्जी नामों से एप्लीकेशन लगाई है उन पे भी कार्रवाई करेंगे और जिन्होंने ये साइन किए हैं
ओरिजिनल साइन हमने पकड़ लिए हैं। ये रवि नैयर जी ने साइन किया है और इस पे लिखा है कि 1 साल तक की कारावास की सजा हो सकती है। मैं पूरी कार्रवाई करूंगा, मुकदमा भी दर्ज कराऊंगा और कोर्ट में भी कार्रवाई करूंगा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे ताकि इस तरीके की कार्रवाई दूसरी जगह न हो। चुनाव आयोग को लेकर कुछ ऐसी मिथ्याएं फैलाई है, तो देखिए कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों का हमेशा कहा करता हूं, ये 4 लोगों की सिमट के एक पार्टी रह गई है इन्हीं हरकतों से। मम्मी बेटा और जीजी जिया जी 4 लोग इस पार्टी के मुख्य सदस्य हैं और इन 4 लोगों की पार्टी की स्थिति आपको पता है। ताजा ही अभी रिजल्ट महाराष्ट्र में आया है, बिहार का आया है। ये इस प्रकार की मिथ्याएं फैलाकर देश और प्रदेश में ये चाहते हैं कि लोगों के हृदय में जगह बना लेंगे। देवतुल्य जनता के हृदय में जगह बनाने के लिए काम करना पड़ता है। आपके पास कोई विषय है तो मुद्दों की लड़ाई लड़िए। और बड़ी खबर जान लीजिए, अजमेर से आ रही है, आगे बढ़े। एसआईआर के तहत वोटरों के नाम काटने का आरोप लग रहा है। जी हां, मुस्लिम वोटरों के नाम काटने का लगा है आरोप और लाखन कोटड़ी इलाके के वोटरों का नाम कटा है। करीब 244 वोटरों का नाम कटा है और गैर हाजिरी दिखाकर नाम काटने का आरोप लग रहा है। 40 साल से इलाके में निवासी रह रहे थे। मामले को लेकर इलाके में भारी आक्रोश है और बीजेपी से जुड़े लोगों पर साजिश का भी आरोप है। खाली फॉर्म को साइन करवाकर नाम काटा गया, ये पीड़ित कह रहे हैं। लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। मामले पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर की सफाई भी आई है। केवल आपत्ति दर्ज होने से नाम नहीं कटता है, ये अधिकारी कह रहे हैं। जांच में आपत्ति सही पाए जाने पर ही नाम काटा जाता है, अधिकारी का कहना है। यानी कि आप जो उनका कहना है, जो आरोप लग रहे हैं वो गलत हैं। जरूर कुछ अनियमितताएं आई होंगी तभी नाम काटा गया होगा, अधिकारियों का कहना है। कार्यकर्ताओं ने बोला खाली साइन करना है। कौन से कार्यकर्ताओं ने कहा? बीजेपी कार्यकर्ता जो 2-3 जने हैं वहीं के मोहल्ले के। थोड़ा नाम बताएंगे आप? नाम बता देंगे। नाम तो सर मेरे को भी जाननी है, मैं भी नहीं जानता उनको नाम से। तो आपने जो ये साइन करे तो ये किस बेस पे साइन करे? किस बेस पे? तो उन्होंने बोला भाई फार्म पे साइन करना है। नहीं तो किस फार्म पे साइन? मैंने फार्म भी नहीं पढ़े भी नहीं उन्होंने। ऐसे तो आपकी किसी भी प्रॉपर्टी पे किसी भी उस पे बेवजह साइन करा। हाँ, ये है, मेरे से गलती हुई है। कह रहा हूँ मेरा घर है, बिल्डिंग है, मेरे परिवार के 8 आदमियों के नाम आपने कहा रहते नहीं है। मैं जानता हूँ ना। मैं तो जानते नहीं था। जानता हूँ। फिर आपने अनुपस्थित में फार्म किया। फॉर्म पे क्यों साइन करा आपने? तो आप जैसे कि अभी बोल रहे हो कि मैं जानता हूँ, आपको नाम भी मालूम है, आप घर पे भी जाते हो। हाँ, जानता हूँ। तो आपको जब नॉलेज है, फॉर्म पे बकायदा फोटो लगी नहीं, फोटो नहीं लगी हुई थी। कुछ भी नहीं था, ब्लैंक फोटो था, ब्लैंक था। एसआईआर को देखते हुए जो प्रतिक्रिया हुई थी उसमें तमाम लोगों के मतदाताओं के वोट चढ़ा दिए गए थे, आगे एक्सेप्ट हो गए थे। अचानक से इस भाई द्वारा जो भी कार्यकर्ता थे भाजपा के थे, उन्होंने इसको फार्म दिए, इसको जानकारी दिए बिना इससे 240 से 244 जो भी फार्म थे उन पे इनके साइन कराए। उसके बाद तमाम लोगों के मत जो यहाँ लोग खड़े हैं इनके काटने का हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से खास बातचीत हुई है। एसआईआर पर जूली ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस जहां जीती है वहीं नाम काटे जा रहे हैं, जूली साहब का कहना है। बीजेपी प्रदेश में अपना जनाधार खो चुकी है। सुनियोजित रूप से नाम काटने की कोशिश की जा रही है। मालिया के शामिल होने पर बोले जूली और बीजेपी के कई नेता हमारे संपर्क में। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते एक बार। सर, लगातार आप लोग एसआईआर को लेकर घेर रहे हैं, क्या लग रहा है कि कहां पे ज्यादा नाम काटे जा रहे हैं? क्या आप लोग आरोप लगा रहे हैं तो निर्वाचन विभाग में बीएलए आपके भी हैं, क्या उनके द्वारा कोई आपत्तियां आपको अभी तक दी गई हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो इसके अंदर कंफ्यूजन जो इन लोगों ने पैदा किया है, जो चोरी इन लोगों ने की है, यानी बीजेपी के बीएलए के नाम से भी फॉर्म लगाए हैं और बीजेपी का बीएलए मना कर रहा है कि साहब मैंने तो फॉर्म नहीं दिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर इशू है, ये क्राइम है। आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। आप तो बल्क में, मेरे यहीं 20-25 हजार फॉर्म, यानी जितने वोटों से मैं जीता हूं उतने वोट कटवा दो ताकि अगली बार ये जीत के नहीं आ सके। यानी इनके पता ही नहीं क्या हम लोगों से प्रॉब्लम है। जहां जहां कांग्रेस जीती है पूरा फोकस वहीं किया है कि वापस इन विधानसभाओं में ये लोग जीत के नहीं आ सके। नहीं तो और भी तो जगह हैं जहां बीजेपी बड़े बहुमत से जीती है, वहां कितने फॉर्म आए हैं। सांगानेर में बताया ना कितने नाम कटवा रहे हैं, झोटवाड़ा में बताएं कितने कटवा रहे हैं, विद्याधर नगर में बताएं कितने कटवा रहे हैं। लेकिन पूरा फोकस हवा महल पे, आदर्श नगर पे, इन सीटों पे पूरा कर रहे हैं ताकि
जहां कांग्रेस के हमारे एमएलए जीत के आए हैं या बहुत कम मार्जिन से हार जीत कर रहा है, वहां वोट कटवाएं। ये क्या इस मामले को लेकर आगे रणनीति रहेगी कांग्रेस की और आप लोगों की? क्या विधानसभा में उठाएंगे इस मुद्दे को? क्या कोर्ट लेकर जाएंगे? क्योंकि निर्वाचन विभाग तो निष्पक्ष रूप से काम भी करता है। देखिए, निर्वाचन विभाग निष्पक्ष काम कर रहा था, कोई हमें एतराज नहीं था। पूरा एसआईआर का प्रोग्राम चला, हमने एक दिन भी निर्वाचन आयोग पे कोई उंगली नहीं उठाई। अब 9 तारीख तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अमित शाह जी आए, बीएल संतोष आए, राधा मोहन अग्रवाल जी आए, उसके बाद अचानक पता नहीं इनके क्या हुआ है, 2 ही दिन में सारे प्रिंटेड फार्म हजारों की संख्या में बल्क बना के इन लोगों ने भेज दी, जिस पे हम लोगों ने एतराज जताया। और बीजेपी के एक नेता ट्वीट करते हैं कि ये तो चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं, बीजेपी इसमें कुछ नहीं कर रही है, कर पूरा बीजेपी रही है। यानी कि जब मेरे यहाँ पे फोरम लगे, मैंने पूछा अधिकारियों से कि भाई ये फोरम कौन देके गया है, तो कोई नहीं बता रहे हैं। कलेक्टर से लेकर 4th क्लास तक कोई व्यक्ति किसी भी पद पे है, वो ये कहते हैं कि भाई फलां व्यक्ति ये देके गया है। एक आदमी बताने को तैयार नहीं है। बता रहे हैं जी, जांच करा रहे हैं, कहां से आए हैं, क्या नहीं आए। ये चीजें गलत है, ये तरीका गलत है। ये तो आप तो लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हो, लूट मचा रखी है। वोट चोरी जो आप कई तरीके आपने अपना रखे हैं, कैसे भी वोट चोरी हो जाए, चुनी हुई सरकारों को गिरा दो, या जो वोटर हैं उनके वोट काट दो, या आपने अभी बिहार के अंदर देखा किस प्रकार से। और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई वो आपका अलग हथियार है जो चुनाव से पहले मालवीय जी ने जाने की बात ही कही थी, एसीबी पहुंच गई। हमें कोई एतराज नहीं है। आपको लगता है हम लोगों ने कोई गड़बड़ की है, पूरी 5 साल है ना, आप जांच कीजिए ना। चुनाव से महीने 2 महीने पहले अचानक क्या आपको लगता है कि भाई इन लोगों ने कौन सी ऐसी चोरी कर दी जो 2 महीने पहले ही आप उजागर करेंगे? ये थे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि एसआईआर को लेकर के जिस तरीके से आपत्ति आ रही है, उसको लेकर एक आंदोलन जो है, आंदोलनरत कांग्रेस लगातार है और इसको वृहद स्तर पर इसको लेकर जाएंगे और समस्याएं जहां भी सक्षम जगहों पर दर्ज करवाई जा सकती है वहां पर करवाएंगे। फिलहाल राजस्थान में एसआईआर को लेकर जो सियासी घमासान है ये बना हुआ है। कैमरामैन जसराज घोरंडा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। ये जो कांग्रेस में लगातार नेता शामिल हो रहे हैं, भाजपा छोड़ के अब आ रहे हैं, इस तरह के दौर हमेशा चलते हैं। निकाय चुनाव से पहले से कांग्रेस की रणनीतिक बढ़त माने या भारतीय जनता पार्टी में वो नेता फिट नहीं हो पा रहे थे, वहां उन्हें ठीक नहीं लग रहा था, क्या इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या और नेता भी कोई आने वाले संपर्क में है आपके? देखिए, काफी नेता ऐसे हैं जो वापस हमारे परिवार में शामिल होंगे। उसके लिए अध्यक्ष जी ने जो है कमेटी बनाई हुई है, अनुशासन समिति। वो किन को लेना है या नहीं लेना है या निकालना है, वो सब निर्णय वो समिति करती है। उसकी बैठकें लगातार चल रही हैं। काफी लोग हमारे संपर्क में हैं जो वापस आना चाहते हैं। तो ये मैं समझता हूँ आगे आप देखेंगे तो और कई ज्वाइनिंग यहाँ पे होगी। तो एसआर को लेकर बीजेपी कांग्रेस में वॉर पलटवार जो है वो लगातार जारी है। एसआर पर कांग्रेस विधायक का बीजेपी पर हमला भी हो रहा है। वहां बीजेपी भी अपनी बात जो है पुरजोर तरीके से रख रही है। जरूरत पड़ी तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, रफीक खान का कहना है। वहीं बाल मुकुंदाचार्य कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 4 लोगों की पार्टी बन चुकी है और इनके पास कुछ है नहीं, इसीलिए अब ये ऐसा जो है कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए रिपोर्टर्स, इस पर हम जानकारी लेंगे। जरा एक बात बताइए सर, जैसे ये जो रफीक साहब की तरफ से एक बात कहनी है, बाल मुकुंदाचार्य के जो वार पलटवार का ये जो गेम है, यानी कि ये जो पूरी कवायद है वो अब तेज होते जा रही, कहां तक ये चलेगी? सबसे पहले तो उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, स्काई इज द लिमिट, इसके लिए एक शब्द यही आता है कि आसमान से भी परे अगर कोई जगह है तो वहां तक ये वार पलटवार जाएंगे। राजनीति है तो ये रुकेंगे नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि कांग्रेस ने आरोप लगाया, रफीक खान कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में तकरीबन 8-9 हजार नाम हटाए जा रहे हैं, जितना जो इनकी जीत का अंतर था। टीकाराम जूली कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में करीब 25 से 28 हजार फॉर्म हटाए जा रहे हैं नाम, और 28 हजार उनकी जीत का अंतर था। ऐसे ही आरोप अमीन कागजी लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि जो पार्टी अपने जनाधार को सिर्फ एक वर्ग में देख रही है, वो पार्टी इस तरह के आरोप लगा रही है। जो हवामहल विधायक हैं बाल मुकुंदाचार्य, उन्होंने कल मीडिया से रूबरू होते हुए ये भी बात कही कि कैसे जयसिंहपुरा खोर के इलाके में मकान नंबर 000 है, वहां पर 25 लोगों के नाम जुड़े हुए हैं। एक दूसरी जगह मकान नंबर 000 है, वहां 65 लोगों के नाम जुड़े हुए हैं। 1 BHK के फ्लैट में 26-38 लोगों के नाम हैं। उनके ये सवाल हैं, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो ब्लॉक, जो फ्लैट्स जेडीए ने आवंटित ही नहीं किए, उन एड्रेस पर वोटर कैसे चढ़ाए गए, ये सवाल है। लेकिन जब हमने उनसे कहा कि सरकार आपकी है, क्या आपने शिकायत की, तो उन्होंने ये कहा कि BLA के जरिए
उन्होंने नाम कटवाने का आवेदन किया है और उनके बीएलए ने ऐतराज उन्हीं लोगों पर जताया जो है नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि हवा महल क्षेत्र में वो कुछ जगह गए, लोगों से नाम पूछा, कब से रह रहे हैं, क्या करते हैं, तो वो भाषा नहीं समझ पाए। उनका ये कहना था कि बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या मुस्लिम जो यहाँ कई जगहों पर बस गए हैं, उन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और जिसके चलते कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, ऐसी बात उन्होंने कही। वहीं अगर जब कांग्रेस से इस पर बात पूछी जाती है कि क्या रोहिंग्याओं के नाम कटने से कांग्रेस परेशान है, तो वो कहते हैं कि आप चलिए बताइए कहां पर रोहिंग्या हैं, और वो भी उस मुहिम में साथ देंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कहा कि वो भी इस मुहिम में साथ देने के लिए तैयार हैं कि अगर कहीं बाहरी व्यक्ति वोटर बने हुए हैं तो उनको हटाया जाना चाहिए। और बीजेपी का यही कहना है कि राम रहीम सब बराबर हैं, लेकिन प्रदेश के संसाधनों पर, देश के संसाधनों पर पहला हक यहाँ रहने वाले, यहाँ के मूल निवासियों का है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। सवाल यह है कि जब रफीक खान बीजेपी के बीएलए को साथ लेकर बैठते हैं, 2 बीएलए थे, साबिर अली और नईमुद्दीन, उनको साथ लेकर बैठे, तब बीजेपी उन बीएलए के बारे में बात नहीं कर रही। क्या वो बीएलए बीजेपी के कॉन्फिडेंस के थे? क्या वो पार्टी को बता करके गए? क्या उन्होंने पार्टी से इस बारे में ऐतराज जताया कि ये जो फॉर्म आए हैं नाम कटवाने के लिए वो उनके दस्तखत से नहीं है, या सीधे ही वो निर्वाचन आयोग के पास गए या कांग्रेस के नेताओं के पास गए? ये एक सवाल है। जरा एक बात करें, निर्वाचन आयोग अधिकारी का क्या कहना है इस पर, जरा संक्षेप में बता दें। देखिए, नवीन महाजन है चीफ इलेक्शन ऑफिसर, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाते रिटर्निंग ऑफिसर जिले के निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र सोनी है। उनका कहना है कि 2 और 2 4 होंगे तो 4 ही होंगे, और जिस नियम के तहत सब जगह काम हो रहा है उसी नियम के तहत यहाँ काम होगा। किसी की शिकायत कर देने से, किसी की अर्जी देने से नाम बिना वेरिफिकेशन के नहीं काटे, मैंने बिना वेरिफिकेशन के नहीं काटे जाएंगे, और अगर काटे जा रहे हैं तो उसमें जरूर कोई तथ्य होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और हम तुरंत हाजिर हो रहे हैं। नमस्कार।